हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम GS3 में से एनवायरनमेंट इकोलॉजी का ये सवाल डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी के ऊपर अगर ध्यान दें तो मेंस के अंदर आपके 3 से लेके मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में से आते हैं, जिसको एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर रखा जा सकता है। रीजन बीइंग कि GS3 में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के 4 सवाल पक्के ही पक्के आने हैं, इकोनॉमी के 5-6 सवाल आपको पक्का आने हैं इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर पोर्शन, फिर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 सवाल तो पक्का आने हैं। इसलिए ये क्योंकि मिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि 3 सवाल जो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ से आने हैं। और मोस्ट ऑफ द सवाल जो है वो या तो करंट से रिलेटेड होते हैं, और एक सवाल यानी कि एक चीज़ जो है वो थोड़े स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। तो इसी पैटर्न पे चलते हुए हम 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में करंट के हिसाब से, करंट सिचुएशंस और हैपनिंग्स के हिसाब से सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective? अब देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रोपोर्शनली बनाया गया है और मैं इसके 2 अप्रोचेस आपको बताऊंगा। एक अप्रोच जो यहाँ पे मैंने स्टैंड आउट अप्रोच लिया है, और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा और उसके हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से अब दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करनी क्यों ज़रूरी है कि एक अप्रोच से या दूसरे अप्रोच से? कहने का मतलब ये है कि अभी ही आपके पास सोचने का टाइम है। चीज़ों को ग्रास्प करना, याद करना, रिटेंशन करना, खाली पेपर के ऊपर उसे रिप्रोड्यूस करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, खासतौर पर UPSC जैसे एग्जाम में जहाँ पे सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वाइड है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप जो ये प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस में खेलते रहें, इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें। और लेकिन ऑफ कोर्स अपने आप से नहीं, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो टाइम उसमें ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के अंदर लेके आना चाहता हूँ। वो है एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से, 2 अलग अलग तरीकों से अप्रोच करना। दोनों में से कोई भी गलत अप्रोच नहीं है और कोई भी परफेक्ट अप्रोच नहीं है। सबसे पहला अप्रोच इस क्वेश्चन को आंसर करने का दोस्तों ये है कि हम ऑफ कोर्स ये हाईलाइट कर देंगे कि ये जो प्लेज जिसकी बात हो रही है वो COP26 ग्लासगो में ली गई थी 2021 के अंदर, जहां पे इंडिया ने पंचामृत प्लेज ली थी। पंचामृत प्लेज में बाकी 4 प्लेजेस क्या थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग नॉलेज। अगर आप अपने पास रखना चाहते हो नॉलेज और शेयर नहीं करना चाहते कि किसी और की रैंक ना आ जाए, तो फिर आप कम से कम खुद से ये रिवाइज ज़रूर कर लेना। कहने का मतलब है कि पंचामृत की 5 प्लेजेस में से एक प्लेज ये थी कि इंडिया 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इतना बढ़ा देगा कि वो टोटल एनर्जी जितनी इंडिया में बनती है उसका 50% यानी कि आधा हो जाएगी। अब हमसे सवाल पूछा गया है, सवाल की टोन चेक करो। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स? वो इस चीज पे डाउट कास्ट कर रहा है, इसलिए पहले आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि ये डाउट करने लायक बात है। अगर ये डाउट करने लायक बात नहीं होती तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता आपसे। दैट मीन्स देयर कैन बी सर्टेन चैलेंजेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑन द आउटसेट इस क्वेश्चन का ये अप्रोच एक ऐसा रहना चाहिए कि पहले आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर दो और उसके बाद पॉजिटिव में चले जाओ और एंड में ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन दो। तो रीजन फॉर डाउट मैंने सबसे पहली हेडिंग लिखी है, क्योंकि ये टारगेट क्यों नहीं मीट होगा, इसके कारण कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, और अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट 2019-20 तक के इन्वेस्टमेंट डेटा की, इन्वेस्टमेंट रेट्स की भारत में, तो वो 2012 के जो हाईएस्ट 39% था उससे डिक्लाइन होके 31% पे आ गया। 31% किसका है ये? 31% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का। तो एक तो हमारा फाइनेंस एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। हियर यू हैव टू लिस्ट कि क्या क्या बैरियर हो सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। दूसरा बैरियर बहुत बड़ा है इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस, क्योंकि सोलर सेल्स, पैनल्स, मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस में लगने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी के सभी हम इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, खासतौर पे कोविड के समय में, वॉर के समय में, जब अनसर्टन सप्लाई चेन्स अपना जो है काम कर रही हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। यही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हर सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग द एनर्जी सेक्टर। तीसरी चीज हम बताएंगे कि लोकेशन बैरियर इसमें होता है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए होता है, जमीन चाहिए
चाहिए होती है विंड फार्म्स लगाने के लिए। उसके लिए ऑल्दो हम ऑफशोर की बात कर रहे हैं कि ऑफशोर विंड एनर्जी फार्म्स को हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, बट उसकी कॉस्ट अगेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है। हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बिकॉज देयर इज एन एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, तो वहाँ पे अगर विंड टर्बाइंस बनाई जाती हैं या विंड एनर्जी के लिए प्लांट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि दे इंटरफेयर विद द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सर्टन एंडेंजर्ड स्पीशीज, सर्टन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये चीज भी हमारे लिए लोकेशन बैरियर के तौर पे काम करती है। तो एनवायरनमेंट का एक एस्पेक्ट यानी रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरनमेंट के दूसरे एस्पेक्ट यानी कि बायोडाइवर्सिटी से कन्फ्लिक्ट कर सकता है। चौथी बात यहां पे रिलायबिलिटी की। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी काफ़ी वेदर डिपेंडेंट है। अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, अगर वेदर थोड़ी सी इंक्लीमेंट होती है, तो उस समय क्या ये रिलायबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है या नहीं है, अभी भी इसके ऊपर कुछ डाउट्स हैं। और आखिर में इसको मेन ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती है। दैट इज बिकॉज स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट्स होती है सोलर एनर्जी के अंदर, वो अभी फिलहाल इस लेवल तक नहीं बन पाई है कि हम उनके ऊपर रिलाय कर पाए। तो अल्टीमेटली हमने कुछ चैलेंजेस बताए कि हाँ, डाउट तो किया जा सकता है ना, फ्लो आंसर का इस तरीके से बनेगा। लेकिन हम चैलेंजेस के बावजूद मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, मैं कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि इंडिया की नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दी गई प्लेज वो पूरी नहीं कर पाएगा। नेवर आई विल राइट इन माई आंसर। मुझे क्यों पंगा लेना है, मुझे पर्सनल लाइफ में जो मर्जी लगता हो, लेकिन मैं आंसर में जब लिख रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट के बारे में अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी अगर गवर्नमेंट ने रखे हैं, तो मुझे उनको आईना दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे रिपोर्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रिपोर्टर जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं तो मैं आईएएस का एग्जाम नहीं दूंगा, ठीक है, वो मैं अपने करियर में बाद में भी बन सकता हूं। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि इन चैलेंजेस के बावजूद भारत ये टारगेट अचीव कर सकता है। उसके 3 कॉजेस दूंगा और तीसरे कॉज में मैं और एक्सपेंड कर दूंगा, और तीसरे कॉज की जो एक्सपेंशन होगी दैट विल फॉर्म द लिंक फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल में जो सब्सिडी का शिफ्ट आ रहा है। तो देखो कैसे लिंक करेंगे। रीसेंट ग्रोथ में हम बता देंगे, पहला हमारा ये जस्टिफिकेशन है कि इंडिया पहुंच पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। 39% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑलरेडी हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बना रहे हैं। ऑल्दो इसके लिए हमने एक छोटा सा फेरबदल किया था, हमने लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया था रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन में, जो कि पहले 2019 से पहले नहीं होता था। एनीवेज हम 39% टारगेट मीट कर चुके हैं। 156 गीगावाट हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल से, और उसका मेजर पोर्शन पिछले 7 से 8 सालों में आया है। दूसरा, अभी भी बहुत सारी अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल जहां पे और ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो बची हुई है। एग्जांपल के तौर पे अगर विंड एनर्जी की एग्जांपल देते हैं तो 100 मीटर हाइट पे लगभग आपकी 302 गीगावाट पोटेंशियल है, और अगर और ऊपर जाएं ग्राउंड लेवल से 120 मीटर जहां पे और ज्यादा तेज हवा होती है, तो अगर उसको हम हार्नेस कर पाते हैं तो 700 गीगावाट के करीब पोटेंशियल बचा हुआ है। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अनटैप्ड पोटेंशियल इस हेडिंग को लिख सकते हो, स्कोप इस हेडिंग को लिख सकते हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें विश्वास दिलाती है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स मीट कर पाएंगे, वो ये है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी थ्रस्ट और पॉलिसी नेचर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम 3-4 स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ी। पहली है एमसिप्स, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम्स, और इन एमसिप्स के द्वारा सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सोलर पीवी मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है, सोलर ग्लास और ईवीए यानी कि इलेक्ट्रोवोल्टाइक अरे ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए हम एक स्पेशल पैकेज देते हैं जिसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। अब दोनों चीजें कवर हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कवर हो रही है, और जो क्वेश्चन में आपसे सब्सिडी वाला सवाल पूछा है वो भी हल्का सा कवर हो रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पे कर रहा है अपनी जेब से, अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, और अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो उसको 20% इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, दैट इज अ सब्सिडी। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो ट्रांसमिशन होता है उसकी कोई फीस नहीं कलेक्ट की जाएगी बाय जून 30, 2025, ताकि उसके चार्जेस कम रहे। तीसरा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस दी जाती हैं जो पावर को यानी कि एनर्जी को खरीदते हैं।
उनको कहा जाता है कि उनका सर्टेन शेयर ऑफ द पावर दैट दे आर बाइंग शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसको कहा जाता है RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिसेंटली टारगेट रखा है कि 2029-30 तक हम 43% या 44% के आसपास जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशंस रख देंगे, यानी कि अगर कोई भी बिजली की खरीदारी कर रहा है मार्केट के अंदर तो उसका 40% से ज़्यादा वो उसे रिन्यूएबल एनर्जी से लेना होगा। तो अगेन अ स्टेप दैट शोज दैट गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड आखिर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसने ये कहा है कि वो फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस आपका बन जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपके देश के अंदर हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस वो आगे की पॉलिसीज भी क्रिएट करती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम सब्सिडीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, जिसमें से सब्सिडीज हमने स्पेशली लास्ट में एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सब्सिडीज कैसे मदद करेंगी। आखिरी जो पॉइंट इसमें लिखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी में वो होगा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, बायोफ्यूल के, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ये सब को भी के अंदर भी बहुत डैबल कर रहे हैं। हमें पता है 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि we'll have 25% EBP, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इस तरीके के जो टारगेट्स हमने रखे हुए हैं उनसे भी पॉलिसी का पता लगता है और हम निश्चिंत होके कह सकते हैं कि हम ये टारगेट जरूर मीट करेंगे। अब आखिरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सब्सिडीज के शिफ्ट होने से, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, शिफ्ट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, केरोसिन, इनके ऊपर जो आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे जनता को या कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को, किसी भी तरीके से सब्सिडाइज कर रहे थे, वो सब्सिडीज धीरे धीरे करके खत्म कर दी गई हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, जो हमने एमसिप्स के बारे में बात की कि सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए सब्सिडी दे रहे हो, आप इंटरस्टेट ट्रांसमिशन को जो है फ्री कर रहे हो। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट का इंडिकेशन दिखा रहा है कि वो भी चाहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मदद कैसे करेगा। सो अनफॉर्चुनेटली, जबकि बहुत ऑब्वियस बातें हैं, आपको ऑब्वियस बातें आंसर में लिखनी पड़ेंगी। ये मदद दो तरीके से करेगा। एक, ये फॉसिल फ्यूल से पुश करेगा जनता को या कंज्यूमर को कि वो फॉसिल फ्यूल ना इस्तेमाल करे, डिसवेड करेगा उनको। और पुल करेगा, सेकंड तरीका क्या है, पुल करेगा उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो इसमें ही 2-3 पॉइंट आप लिख दोगे। पुश फैक्टर में आप लिखोगे कि फॉसिल फ्यूल यूज के लिए एक पनिशमेंट की तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि कोल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या कोल के परचेज के ऊपर आपको 400 रुपए प्रति केजी क्लीन एनवायरनमेंट सेस देना पड़ता है। तो वो क्लीन एनवायरनमेंट सेस के तौर पे आपकी पनिशमेंट है। अगर आप कोल ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, डिसवेड पीपल फ्रॉम यूजिंग पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा कि केरोसिन के ऊपर पहले सब्सिडी मिलती थी, इनफैक्ट आपके पीडीएस राशन के साथ भी केरोसिन मिलता था। उस फ्यूल सब्सिडी को जब से खत्म किया गया है तो ये एक पुश है कि आप उस फ्यूल को ना इस्तेमाल करें, किसी और को इस्तेमाल करें। एंड फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्राइवेट सेक्टर को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। एक सिग्नल ये कि वो अगली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगली जो स्टार्टअप करना चाहता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में करे तो बेहतर, क्योंकि उसे बेहतर इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये पुश मिल रहा है फ्रॉम द अनक्लीन टू द क्लीन फ्यूल्स। और बात आती है दूसरी, यानी कि पुल फैक्टर्स की, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो ये तो बड़ा आसान है, इंसेंटिव मिल रहा है तो बंदा करेगा ही। टैक्स की माफी मिल रही है, टैक्स की बचत मिल रही है। अगर हम देखें कि इफ यू वांट टू ऐड मोर स्कीम्स तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट है। तो ये एक चीज है। दूसरा, ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, सब्सिडाइज टैरिफ्स, मतलब जो भी कंज्यूम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। किस तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? अभी तो मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा था कि मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट। अब मैं अगर कंज्यूमर भी हूं तो मुझे बेनिफिट मिल सकता है। हमने सोलर सब्सिडी देखी है, हमने पीएम कुसुम स्कीम देखी है, इसमें और भी ज्यादा स्कीम्स आप लिख सकते हो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रही है, जो भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो सारी स्कीम आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। फिस्कल रूम फॉर गवर्नमेंट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के पैसे बच रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च करने के लिए, उनके पास पैसे बच रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वाली जो सब्सिडी है उन्होंने कम कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग फीचर है। एंड आखिर में प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटेशन। 2-3 पॉइंट दोनों में लिखने हैं और इससे आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड मीट कर दी है, आपने जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर को, और आपने बता दिया है कि सब्सिडी जो है शिफ्ट होने से क्या ये हेल्प करेगा, तो हाँ ये हेल्प करेगा। हाउ शिफ्ट टू सब्सिडीज हेल्प, ये आपकी सब हेडिंग होगी। अब इस आंसर का कंक्लूजन एक लाइन के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बातें हमने कर ली हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस आंसर का क्या कंक्लूजन होना चाहिए, ताकि आप पार्टिसिपेटिव लर्निंग करो। सिर्फ सुन के मेरी बातें, ऐसा ना हो कि आप आंसर नहीं लिख रहे, नहीं तो मेरा यूट्यूब पे आने का, आपके साथ मिलने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं दूसरे अप्रोच की बात की थी, कि इस आंसर के लिए दूसरा एक और अप्रोच हो सकता है। वो ये दोस्तों कि आप जो रीजंस फॉर डाउट है उसी के सामने आप बता सकते हो कि कैसे सब्सिडी उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, जो रीजंस फॉर डाउट है, फाइनेंस, तो सब्सिडी कैसे हेल्प करेगी। इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस आपकी है, तो सब्सिडी कैसे हेल्प करेगी। लोकेशन तो हमने बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप बना सकते हो। ठीक है, या फ्यूचर में यू कैन सजेस्ट ऑल्सो कि ये वाली सब्सिडी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है जिसमें आपकी स्पेस बचेगी आंसर में, जहां पे आपने रीजंस फॉर डाउट लिखे हैं और फिर आप बता रहे हो सीधा सीधा कि सब्सिडी कैसे इसमें हेल्प करने वाली है। अदरवाइज दिस अप्रोच इज ऑल्सो करेक्ट, जिससे हमने इसको आंसर किया है, क्योंकि हम चैलेंजेस के बाद पॉजिटिव फेज में जा रहे हैं और हमने बताना है कि जी हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। आप अगर सर्विसेज में जा रहे हो तो आपका सिनिकल एटीट्यूड नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हो और मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन के साथ साथ डाउट्स भी सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आपके लिए 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो एक्टिव है। आप उसमें एनरोल करवाएं। एनरोल करवाने पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आंसर्स कैसे डेवलप करने हैं, आंसर्स के बारे में कैसे सोचना है। मैं हर अपने स्टूडेंट को परसुएड करता हूं कि वो खाली पेपर के ऊपर आंसर लिखना शुरू करे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर भी आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन और खाली स्पेस होगी। हम बुक्स को देख के, रेफरेंसेस नोट्स को देख के आंसर नहीं बना सकते, लेकिन जब हम अपने नोट मेकिंग कर रहे होते हैं, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टेज में होते हैं, उसी में हम आंसर राइटिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं इस प्राइस पे, लेकिन अभी अगर आप 1 जनवरी से पहले करते हैं तो हमारा 10% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे। उसके लिए आपको टारगेट TARGET टारगेट 2023 इस कोड को इस्तेमाल करना है, टारगेट 2023 को। अगर आप एनरोल करते वक्त इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद, और कंक्लूजन मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे।